अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब के दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की गई है उसके हवाले से मैं बात करूँ। और ये 21 नवंबर की तारीख़ है जो इस वक्त सामने आई है। इससे पहले अपीलों की समाअत, सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अपीलें थीं उनको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। और अब ये मामला चलेगा और हतमी तौर पर जिसकी हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ाएँ हैं उनके ख़िलाफ़ अपील का हक़ दिया गया है। और फिर क्या उनकी सज़ा ख़त्म हो सकेगी हतमी तौर पर, और फिर एक तवील सफ़र है जिसके बाद जो वो ख्वाब देख रहे हैं और जिसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है या शायद ज़हनी तौर पर तैयार हैं चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने के लिए, क्या वो मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये तमाम तर चीज़ें डिपेंड करती हैं कि अदालत से किस तरह से राह हमवार होती है, किस तरह से उन्हें अदालतों से रिलीफ मिलता है। मैं चाहूँगा एक तो प्रोग्राम के आगाज़ में हम इस पर बात करें, इसके साथ साथ फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को जो कलअदम करार देने का फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ अपील दायर की गई है और ये वफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। और जो 5 रुकनी बेंच का फ़ैसला था उसको यहाँ पर चैलेंज किया गया है। और अब ये भी मामला यकीनन आगे बढ़ेगा और इसमें भी देखना है कि क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। तो ये दो तो अदालत से ख़बरें हैं बड़ी जिन पर आज के प्रोग्राम के आगाज़ में मैं चाहूँगा बात करें। इसके साथ साथ जो सियासी मंजरनामा है उसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके हवाले से हम कह रहे थे कि उस मोड में नहीं है या इलेक्शन कैंपेन की तरफ कोई जमात नहीं बढ़ रही है, तो पीपल्स पार्टी हमें मुकम्मल तौर पर अब इलेक्शन मोड, इलेक्शन कैंपेन में जाती हुई नज़र आ रही है। चाहे एबटाबाद में उनका वर्कर्स कन्वेंशन हो या मर्दान में उनका पावर शो, दोबारा एक जलसे का वादा बिलावल साहब वहाँ पर कर रहे हों कि जी मर्दान में एक जलसा होगा, फिर वो दूसरी और चौथी मरतबा की बात करते हुए कहे कि जी मुझे मौका दिया जाए वज़ीर आज़म बनने का। ये तमाम तर चीज़ें, फिर सिलेक्शन की बात भी ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी तो गेयर शिफ्ट करती हुई और एक इंतखाबी मुहिम में जाती हुई नज़र आ रही है। लेकिन जो PMLN है उसका तरीक़ाकार मामलात ज़रा बड़े मुख्तलिफ हैं। वो चाहे बलूचिस्तान जाएँ, चाहे कराची जाएँ, ताजर बरादरी से मुलाकात कर रहे हों, वो इस तरह से लगता है कि शायद उन्हें आवाम में कैंपेन की ज़रूरत नहीं है। वो जोड़ तोड़ और चीज़ें पहले से ही ऐसे कर रहे हैं कि हुकूमत का ढांचा किस तरह का होगा और उन्होंने मामलात को किस तरह से चलाना है, ये तासुर मिल रहा है। ये बलूचिस्तान से मिला, ये हमें सिंध से मिला, फिर ये अभी हमें आज के दिन की भी जो ताज़ा मुलाकात है उससे भी कुछ ऐसे ही इशारे मिल रहे हैं। लेकिन PMLN और बाकी जमातों को भरपूर तरीके से जलसे जुलूस करने, पावर शो करने, अवाम में जाने के लिए अभी वक्त है और वो चीज़ें अमली तौर पर नहीं हुई हैं। पीपल्स पार्टी ये काम कर रही है। किस तरह से ये सारी सूरत आगे बढ़ेगी और फिर जो इस वक्त तनकीद बढ़ती जा रही है PMLN की पीपल्स पार्टी पर और पीपल्स पार्टी की PMLN पर, मैं चाहूँगा उस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। शिराजी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं, दो चीज़ें हैं, एक तो सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील दायर करना वफाक का, और फिर एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में दरख्वास्त अब समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, दोनों गो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों पे अलग-अलग नुक्ता नज़र अपना दे दें मुझे। जी बिल्कुल अरसलान, मेरे ख़्याल में दोनों बातें बड़ी अहम भी हैं और माजी में इनकी कोई नज़ीर भी नहीं मिलती कि कुछ ऐसा हुआ हो, क्योंकि निगरान हुकूमतें सिर्फ़ इलेक्शन के इनेकाद के लिए बनाई जाती हैं और उनका मैंडेट बड़ा महदूद होता है और ज़ाहिर सी बात है इससे आगे को मामलात को नहीं देखती। लेकिन हमने इस मुल्क में पहली बार देखा है कि कुछ निगरान हुकूमतें ऐसी भी बनाई गई कि जो 3 माह से ज़ायद मुद्दत के लिए भी चल रही हैं और फिर इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उनके इख्तियारात में भी खुसूसी इजाफ़ा किया गया है। लेकिन फ़ौजी अदालतें हों या फिर जो नैब कवानीन में तरामीम के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया था, इन तमाम मामलात के ऊपर निगरान हुकूमतों का, वो मरकज़ में वफाकी हुकूमत हो या सिंध में सूबाई हुकूमत हो, उनका अपील में या रिव्यू में जाना मुझे लगता है कि बड़ी हैरान कुन बात है। क्योंकि ये जो हुकूमतें हैं, एक तो मुंतखब हुकूमतें नहीं हैं और दूसरी अहम बात यह है कि ये मुतासरा फ़रीक नहीं है। गोया कि अमूमन होता ये है कि या तो जिस हुकूमत ने, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने कानून बनाया हो और उस कानून को अदालतें स्ट्राइक डाउन करें तो मुतासरा फ़रीक कहलाती हैं, वो जाती हैं, या फिर कोई ऐसा स्टेक होल्डर कि जिसके मफादात उससे मुतासर हो रहे हों
तो मेरा ख्याल में उसका अदालत में रिव्यू के लिए जाना तो बड़ा एक लॉजिकल बात है। लेकिन यहाँ पे निगरान हुकूमतें जिनका कोई पॉलिटिकल स्टेक्स भी नहीं है, ना वो मुतासरा फरीक हैं जी। वो इन दोनों केसेस के अंदर रिव्यू में गई हैं, तो मेरा ख्याल में मेरे लिए हैरान कुन बात है। तो इससे एक अंदाज़ा होता है कि क्या ये इनका अपना डिसीजन है या कहीं और से डायरेक्टिव्स आ रहे हैं। अच्छा सर, वो तो शिराजी साहब बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। वो कहते हैं कि हम हर सिविलियन पर नहीं, अब जो दरख्वास्त दायर की, जो अपील की गई है, उन्होंने कहा है हर सिविलियन पर नहीं हम ट्रायल चाह रहे कि वो फ़ौजी अदालतों में या उन एक्ट्स के तहत हो। हम तो जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला सिर्फ करने वाले थे उनके हवाले से चाह रहे हैं। ये प्ली ली गई है और ये अपील दायर की गई है। अब तो देखें, मेरे ख्याल में अगरचे ये सब 9 मई के हवाले से ये बात हो रही है, अब देखना ये पड़ेगा कि जिस अदालत ने इन सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की नफ़ी में एक फ़ैसला दिया है, यकीनी तौर पे उसमें कुछ ग्राउंड्स लिए गए हैं और उसमें जो सबसे पहला नुक्ता है वो फेयर ट्रायल का है। गोया कि ज़ाहिर सी बात है, इंसाफ हो नहीं बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि सिविलियन कोर्ट्स कोई ऐसी एग्जांपल सेट नहीं करना चाहती। इससे पहले आपको याद होगा कि इस मुल्क के अंदर जब टेररिस्ट को ट्रायल करने के लिए खुसूसी फ़ौजी अदालतें नवाज शरीफ साहब के दौर में बनी थीं, तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और उस वक्त भी ये कहा गया था कि एक ऐसा हम गेट ओपन करने जा रहे हैं जिसकी फिर कोई एंडिंग नहीं होगी। तो फिर उसके बाद आपको याद है कि सनसेट क्लास के तहत उन अदालतों को सिर्फ 2 साल तक के लिए तो बर्दाश्त किया गया, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये कहती है कि इस तरह की किसी अदालत को कायम नहीं किया जाएगा। अब अगर यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत वो लोग के जो 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पे हमले के मुर्तकिब हुए हैं, उनको उन अदालतों में ट्रायल किया जाएगा जो पहले से मौजूद हैं। गोया कि ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई नई अदालतें बनाई जा रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच ने फैसला दिया है उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे हैं कि जिनके अंदर एक बहरहाल लॉजिक नज़र आ रही है। अब देखना ये है कि जब रिव्यू में गई हैं हुकूमतें, तो अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट किस अंदाज में देखती है और देखें अब क्या उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम किया जाता है या फिर उसी फैसले के साथ अदालत रहती है कि जो पहले दे चुकी है। लेकिन जो मैं जिस नुक्ते पे मैं ज़ोर दे रहा हूँ अरसलान, वो ये है कि निगरान हुकूमतों का काम इस तरह के मामलात को टेकअप करना नहीं है। उनका दायरा कार, उनका काम बड़ा महदूद है और मोर इम्पॉर्टेंटली वो मुतासरा फरीक नहीं है। रह गया मामला नवाज शरीफ साहब का। नवाज शरीफ साहब 4 माह के लिए गए थे, 4 साल लगा के आए। उनकी जितनी भी अपीलें हाई कोर्ट में मौजूद हैं जी, वो अदम पैरवी की बुनियाद पे उस वक्त रिजेक्ट की गई। उनके ऊपर फैसले अदालत के आ चुके हैं, लेकिन बहरहाल इस मुल्क के अंदर पहली बार हुआ कि कन्विक्टेड पर्सन आया, बग़ैर जेल गए हुए उनको ज़मानत भी दी गई फांसी, उसके बाद उस ज़मानत को कंफर्म भी किया गया और अब उसके बाद उनकी जो पिटिशंस थी कि जो रिजेक्ट होती थी उनको दोबारा उनके अंदर जान डाली गई है। राइट शिराजी में जो आपने इब्तिदाई में कहा कि अब देखना ये है कि क्या इसमें वो बरी होते हैं, तो मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहबा, कैप्टन सफदर जो इन केसेस में पहले बरी हो चुके हैं, शायद इम्कानात पैदा हो गए कि इसी तरह नवाज शरीफ साहब भी शायद बरी हो जाए। आगे बढ़ते हुए कमर चीमा साहब, शिराजी साहब का पॉइंट बड़ा वाज़ेह और सामने है। जिस तरह से उन्होंने कहा निगरान हुकूमत, एक तो ये यूजुअल एक माजी की निगरान हुकूमतों की तरह की निगरान हुकूमत है नहीं, बड़ी प्रोएक्टिव और डिफरेंट तरह की है और फिर प्रोलॉन्ग भी हुई है, 90 दिन तक नहीं सिर्फ महदूद रही। फिर निगरान वज़ीर आज़म 9 मई को मुसलसल बारहा दोहराते आए हैं, उसकी बात करते आए हैं, उसके किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाते आए। तो फिर आज जब वो इस मामले को विफाक लेकर जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये तासुर उभरे कि उनका दिलचस्पी का कोई मामला नहीं है या चूँकि उन्होंने एक केस बिल्टअप किया हुआ है, मुसलसल करते चले आ रहे हैं, तो इसी तरह लगता है कि शायद उनकी दिलचस्पी का मामला है, इसीलिए विफाक फैसला करके जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये वो निगरान हुकूमत नहीं है और वैसी निगरान हुकूमत नहीं है जैसे माजी में आती थी। माजी में एक प्रॉपर लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो निगरान हुकूमतें बनाया करते थे, एक पॉलिटिकल तरीके से बनती थी। इस दफ़ा आपके पास लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था ही नहीं, पकड़ दकड़ का एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था, उनके पास एक नाम आया, उन्होंने अनाउंस कर दिया। तो एक जब सियासतदान सिस्टम से गायब हो जाते हैं तो फिर जिस तरह का निगरान सेटअप आया और जहां से आया फिर उन्होंने वैसे ही फैसले करने हैं और उनके लिए ही फैसले करने हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि ये जो निगरान हुकूमत ने बातें की हैं, निगरान हुकूमत की ओरिएंटेशन, उनकी डायरेक्शन बड़ी क्लियर है।
और आप वज़ीर आज़म साहब के जो बयान देखें और जिस तरह सूबों के अंदर निगरान हुकूमतें पर्टिकुलरली पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में चल रही हैं, ये तो ज़ाहिर बात है कि रियासत के एक जो है वो बयानिए को ख़ास तौर पे लेके चल रही हैं, पर्टिकुलरली अवाम के बयानिए को उस तरह आगे नहीं लेके चल रहे। सो एक बात तो ये होगी। दूसरा ये है कि ये जो मिलिट्री ट्रायल का मसला है, इसमें मेरा ख्याल है हमारी अदालतों की भी कोताहियां हैं कि हम जो एक लीगल केस, अच्छे केस होते हैं, अच्छे केस से मुराद वो केसेस जिनमें वाकई सजा दी जा सकती है दहशतगर्दों को, जब हम उनको प्रॉपरली सजा नहीं देते, केस सही नहीं बनते, और फिर एक फ्रस्ट्रेशन आती है अदारों के अंदर कि भाई ये अदालतें क्या कर रही हैं कि ये तो हार्डकोर मिलिटेंट्स को भी सजाएं नहीं दी जा रही, और फिर एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हम देखते हैं बहुत ज्यादा हो जाती हैं। जी। और फिर तो ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी कि जब अदालतें पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाती तो फिर क्या चॉइस रह जाती है। फिर आपको माजी में भी मिलिट्री कोर्ट्स बनी, जिस तरह शिराजी साहब ने कहा सनसेट क्लॉज आ गया। क्वेश्चन ये है कि जिस तरह का केयर टेकर सेटअप आया है उसी तरह की डिमांड्स है केयर टेकर सेटअप से, और वही कर रहे हैं जो उनको करना है। सो ये सियासतदानों की नाकामी है कि वो एक मजबूत केयर टेकर गवर्नमेंट और अच्छा केयर टेकर गवर्नमेंट ना दे के गए, और इसी तरह जो केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप आपके सामने है उनको जिस तरह जो लाए और जिस तरह का सेटअप है वो वही काम कर रहे हैं कि अच्छा, दो ये मुश्किल अब नहीं। चीमा साहब डिबेटेबल बात है कि ये कमज़ोर सेटअप है, ये मजबूत सेटअप नहीं है, या ये तो बड़ा सपोर्ट रखने वाला एक मजबूत सेटअप लग रहा है? नहीं सर के कमजोर सेटअप से मुराद ये है कि ये पॉलिटिशियंस ने नहीं बनाया इस सेटअप को। तो सर देखिए तभी जब ज़्यादा मजबूत लग रहा है ना, पोजीशन ही नहीं है सर। तभी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। नहीं ठीक है, आप इसे कह सकते हैं, लेकिन मैं मजबूत उसको समझूंगा जो अवाम के लिए फैसले करेगा। मैं मजबूत उसको नहीं समझूंगा जो अशराफिया के लिए फैसले करेगा। सो अवाम के लिए फैसले करना ज्यादा अहमियत रखता है। अशराफिया और उनके पावरफुल लोगों के लिए फैसले करना वाला जो सेटअप है वो मजबूत नहीं होगा, उसको मैं कमजोर समझूंगा। वो तो बाय फोर्स चीजें कर रहे हैं। सो मैं जाती तौर पर, और साथ ही अदालतों के ऊपर भी ये क्वेश्चन मार्क है, जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आप सही ट्रायल नहीं करते, सजाएं नहीं देते, तो फिर हम बेसिकली दावत दे रहे होते हैं बाकी अदारों को वो इंटरवीन करें जुडिशरी के अंदर, और वहां पे आके अगर वो अपनी फिर मिलिट्री कोर्ट में चले जाते हैं। मिलिट्री अब देखें ना, ट्रायल हो, एक तो है जो दहशतगर्दों के ट्रायल हो, एक है उन पॉलिटिशियंस के या उन लोगों के जो इस तरह की एक्टिविटीज में ग्रे एरिया में कहीं हैं, उनको भी आप बीच में रख लें। तो ये भी एक तरफ से ज्यादती भी है, और एक तरफ से अदालतों का फेयर एंड फ्री ना होना और साइड्स लेने की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो गई हैं। सो लिहाजा हर तरफ से फिर एक्सट्रीम फैसले आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये वजूहात हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो इस पे जो है वो गई है। नवाज शरीफ साहब वाले मामले पे सर जरा रोशनी डाल दें, फिर आगे बढ़ूंगा। सर मुझे दोबारा सवाल रिपीट कर दीजिएगा मुझे। सर रेवनफील्ड अल अजीज़िया रेफरेंस नवाज शरीफ साहब की दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर 21 नवंबर की तारीख, वो जो हम बात कर रहे थे कि राह हमवार होनी है ना चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की। सर वो तो देखिए वो उसमें अरसलान साहब वो तो कोई भी दरखास्त रखेंगे तो वो सुनी जाएगी। देखिए जब वो उनको तैयार करके लाया गया, लेकिन आज देखें ना, आप दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने साइफर केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। अब क्या सबकी सब चीज़ें सुनी जाएंगी? नहीं, सबकी सब चीजें तो नहीं सुनी जाएंगी। जिस तरह उस वक्त नवाज शरीफ की नहीं सुनी जाती थी और चेयरमैन पीटीआई की सुनी जाती थी, आज नवाज शरीफ की सुनी जाएगी और चेयरमैन पीटीआई की नहीं सुनी जाएगी। इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। हमें सिर्फ एक ही चीज है कि इसमें परेशान नहीं होना चाहिए और हैरान भी नहीं होना चाहिए। जो हो रहा है ये तो प्रेडिक्टेबल है। अगर चेयरमैन पीटीआई की चीजें जो है वो सुनी जाए तो वो अनप्रेडिक्टेबल है, उस पर परेशान होना चाहिए की हो रहा है। तो ये मुझे तो ऐसे लग रहा है। सो नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना, जो अपील लग जाना, केस लग जाना, ये कोई बड़ी अचंभे की बात नहीं है। आप देखें कि एक बंदा जेल से निकले और जाए लंदन और वापस आए और आजाद घूमे, ये कौन सी दुनिया में होता है? ये पाकिस्तान में होता है। हो गया, बस ऐसे ही है। फिर आप देखिए क्या कर सकते। ठीक है जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं। साथ रहिए। वेलकम बैक। मैं भट्टी साहब से भी इस मामले पर राय लेनी है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ पर शिराजी साहब का ज़रा पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। बाकी मामलात पर मैं आऊँगा जो इलेक्शन के लिए चल रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट शायद सब डेफिनेटली आपकी नज़र से गुजरा होगा। उन्होंने आज जो ताजर बरादरी से मुलाकात की है, उन्होंने कहा मैं तो इस हक़ में ही नहीं था जब पीटीआई की हुकूमत गई है, मैं तो इंतखाबात में जाना चाहता था। नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर तैयार पड़ी थी, फिर हमें धमका दिया गया। ये धमकाने वाले कौन होंगे सर?
जो अब मेरे ख्याल में नया स्क्रिप्ट लिख के उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं और उसको लेके वो आगे बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में फिर धमकाने वाले भी वही होंगे। और जाहिर सी बात है, अब वो काफ़ी तक कंप्रोमाइज़ में चले गए हैं, तो खुल के बातें तो नहीं करते, इशारों किनारों में कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की तर्ज सियासत उन्होंने इस वक्त अपनाई है, तो कल भी हम कहीं बैठ के ये बात कर रहे थे कि आप अगर सिर्फ बलूचिस्तान की एग्ज़ाम्पल भी ले लें, तो जो माजी का नवाज शरीफ था, वो तो जो मरकज़ गुरेज कुव्वतें थीं, वो अचकजई थे, वो मैंगल थे, वो बुकटीज़ थे, हमेशा उनको अंगेज किया करते थे, उनको कौमी धारे में लाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार तो गए सीधे और वहाँ जाके उन लोगों के साथ बैठे कि जिनको हम इलेक्टेबल्स कहते हैं, या जिनको हम वो कहते हैं कि जो हवा का रुख देख के अपनी वफादारियाँ तब्दील करते हैं। और फिर बार बार लोग यही सवाल कर रहे थे कि क्या मियां नवाज शरीफ ने उनसे ये गिला किया कि 2018 में ऐसा क्या हो गया था कि आप उनकी जमात को छोड़ के तो एक नई जमात जिसका नाम बाप था वो कैसे बनी, उस जमात में चले गए। तो मेरा ख़्याल में अब वो उन्हें पता है कि जिस अंदाज़ की वो सियासत करना चाह रहे थे उस तरह की तो नहीं कर पाए, लेकिन दिल में ख्वाहिश है कि चौथी बार फिर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। तो यही वजह है कि जब इस मुल्क में वो उतरे हैं तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि ना वो किसी के ख़िलाफ़ कुछ कार्रवाई करेंगे, ना इंतकाम लेंगे, बल्कि अपना मामला अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल में उस वक्त भी जो उनकी राय थी उन्होंने कुछ ज़्यादा वेटेज नहीं थी। और अकॉर्डिंग मैं शराई साहब आपकी इजाज़त से ज़रा पिछले वाले मामले पे भट्टी साहब की राय ले लूँ ना, फिर इसको यहीं से हम ज़रा दोबारा शुरू करते हैं। भट्टी साहब, दो मामलात इंतहाई अहमियत के हामिल, एक सिविलियंस के हवाले से मिलिट्री ट्रायल का अदम करार देने के ख़िलाफ़ वफाक जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। पहले तो इस पर ज़रा अपनी राय का इजहार करें। जो डिबेट यहाँ पर चल रही थी वो ये कि आया ये निगरान सेटअप को ये काम कर रहे होना चाहिए। फिर एक नुक्ता मैंने उठाया कि जी निगरान सेटअप मुसलसल इस बारे में बात करता आ रहा है, तो निगरान वज़ीर आज़म ने एक केस तो बिल्टअप किया हुआ था, लिहाजा वफाक इस पर गई भी है और वो इस मामले को बड़ा संजीदगी से भी लेते हैं। आपकी क्या राय? जी असलान साहब, बुनियादी तौर के ऊपर इफ्तिखार शराजी साहब ने बहुत तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली, लेकिन मामला ये है कि वक्त के साथ कुछ ऐसे ज़रूरियात आपके सामने आती है जिसकी वजह से आपको बहुत मुख्तलिफ और खिलाफ तवक्को इक़दाम करना पड़ते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर कुछ हालात ऐसे खसूस पाकिस्तान इंसाफ के दौर हुकूमत में जिस कदर इदारों को एक स्पेस दी गई और जिस कदर दाम का जो मामला था उसमें तवाज़ुन तब्दील हुआ, उसके असरात एक अरसे तक आते रहे। इसके साथ साथ आपने देश से अगरचे की एक बात की गई कि जो हालात रहे पहले, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ट्रैक्टर का फैसला उसको साजिश से इख्तियार दिया गया। इसके साथ साथ फिर जो जिन इदारों का जो एक इख्तियार एक्सपैंड कर चुका था और आज निगरान सेटअप के अंदर भी होना था, उसने एक्सरसाइज देखा कि इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 30 को इस बात में ऐड करवाया गया, एक लीगल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिफिकेशन हो गई एक फुल फ्लेज गवर्नमेंट के तौर पर, बल्कि उससे कहीं ज्यादा। आपने बहुत ऐसी प्रेस रिलीज मिलती है जहां पर प्राइम मिनिस्टर के साथ केयर टेकर भी किया जाता, तो लॉ के अंदर अमेंडमेंट हुई, जमीनी वक्त का तकाजा था कि अब बहुत से ऐसे पूरे नॉर्मल एक 5 साल के उस टाइम में भी नहीं होते, और फिर इस एक वाक़या हो गया जिससे निपटना था और चीज़ों को जाना था, तो फिर आपको गैर मामूली खिलाफ को फैसले करने पड़े और गैर मामूली इक़दाम करना पड़े, और इक़दाम का सिलसिला अभी तक बदस्तूर। यही वजह थी कि हमने देखा कोर्ट में ट्रायल से उसके साथ दो चीज़ें लीक हो गई। एक तो 9 मई के वाक़े मुलव्वस लोग दूसरी जाके फोर्सेस लोग, इसके साथ साथ चारों ने दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए किसानों को नजराना पेश किया, वो भरपूर अंदाज में सामने कॉन्फ्रेंस प्रोटेस्ट किया कि मिलिट्री फोर्स को बहाल किया जाए, उनका था। उसके बाद हमने देखा कि को हुआ इलेक्शन वो बहुत अग्रेसिवली सामने वो सामने आए, तो अल्टीमेटली एक ग्राउंड रियलिटी कैसे बन चुकी है, हो चुकी है और बन चुकी है। ठीक है भट्टी साहब, मैं कुछ दुश्वारी से आपका पॉइंट समझ चुका हूँ, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही थी किसी हद तक, लेकिन आपकी बात बड़ी हद तक मुझ तक कम्युनिकेट हो गई। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मज़ीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। बैक साहब, मैं ज़रा अब आता हूँ उस सारी सिनेरियो पर जहाँ पर
हम ये देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से, आप देखें एबटाबाद, फिर मर्दान, फिर ये पावर शोज़ हैं, उनके वर्कर्स कन्वेंशन हैं, चार्ज करना है, मोबिलाइज़ करना है, चीज़ें करनी हैं। ये एक मोमेंटम जो यूजुअल होता है इलेक्शन कैंपेन में जाने का। अब मैं दूसरी तरफ जो पैटर्न देख रहा हूँ वो मुझे वाज़े ऐसे कर रहा है कि ये जो पहले तो एक जो तकरीर थी, अगर मैं उसका जिक्र करूँ जो मीनार पाकिस्तान पे थी नवाज शरीफ साहब की, मैंने तब कहा था कि ये ऐसा लगता है कि पार्लियामान की पहली तकरीर इलेक्ट होने के बाद वो कर रहे हैं। और अब जिस तरह से मुलाकातें कर रहे हैं तो मनसब संभालने के बाद जो इब्तदाई मुलाकातें हों, ताजर बरादरी को एतमाद में लूँगा, इस शहर में जाऊँगा, उस सूबे में वो ये लग रहा है अवाम की तरफ जा ही नहीं रहे हैं। सर ये तो मतलब ज़रूरत पड़ेगी कैंपेन की, या ये पहले से ही बिल्कुल ही ऑब्वियस कर दी हैं चीज़ें कि तयशुदा है सब कुछ? अब ये सारी एक्सरसाइज अगले 2-3 महीने के लिए हो रही है कि आते 7 काम किस डायरेक्शन में करने हैं उन्होंने। और फिर ज़रा दिलचस्प बात देखें, कल आरिफ अलवी साहब ने पता नहीं उनको क्या सूझी, कहाँ से उठ के उन्होंने कह दिया मैं हल्फ भी ले लूँगा। इस पर रोशनी ज़रा डाल दें। नहीं, डेफिनेटली इसमें तो कोई शक नहीं कि उनके जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो बला का कॉन्फिडेंस है, वो हमें यही पता दे रहा है कि उनका जो मुल्क में वापसी है वो एक इस एग्रीमेंट के साथ, इस यकीन के साथ हुई है कि वो मुल्क के अगले प्राइम मिनिस्टर हैं। और जिस अंदाज में वो लाहौर बैठे थे और पहले तो कराची की एक मारूफ जमात MQM पाकिस्तान चल के उनके पास आई और उनके साथ खड़े उन्होंने एक पॉलिटिकल अलायंस का ऐलान किया। गोया कि ये वो जमात है कि जो जनरल मुशर्रफ के दौर में भी इनको मनाने के लिए बाज़ औक़ात यहाँ से लोग कराची जाया करते थे, लेकिन पहली बार MQM पाकिस्तान कराची से चल के रायविंड आई। उसके बाद जिस अंदाज में वो जो कुछ भी कह लें बहरहाल, लेकिन उसके बाद हमने बलूचिस्तान में देखा कि वहाँ के सरदारों को, मैंगलों को, बुगटियों को और बलोचों को मनाने के लिए बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता था। बट अयाज सादिक साहब वहाँ पे गए और उन्होंने जादू की ऐसी छड़ी घुमाई कि उन सरदारों ने कहा कि बिस्मिल्लाह आप मियां नवाज शरीफ साहब को लेके आइए और उनके साथ बैठ के हम उनकी हिमायत का, उनकी जमात में शामिल होने का ऐलान करते हैं। और फिर हमने देखा कि ऐसे ही हुआ। तो उसके बाद वो ताजरों से क्यों ना मिले, उसके बाद वो इस तरह की बातें क्यों ना करें कि वो इक़्तिदार में आने वाले हैं, और जब इक़्तिदार में आएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो जो प्लान लेके चल रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जैसे उन्होंने कल कह दिया कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा आए उसके बारे में तो आप पूछे नहीं कि पैसा कहाँ से आया, लेकिन 3 बार इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले इन शख्स को इतना नहीं पता कि अब हम फैटफ के तहत बहुत सारी चीज़ें तय कर चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर जो भी कुछ होगा उसका एक मनी ट्रेल होगा, और मनी ट्रेल के बगैर ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में अगरचे उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है, और जिस अंदाज में अदालती मामलात भी उनके मुकदमात में आगे बढ़ रहे हैं, उससे तो यही साबित होता है। जब हम मुस्लिम लीग नून के लोगों से ये सवाल करते हैं अरसलान कि उनकी नाअहली तो ताहयात हुई है, तो उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि देखें तो सही, जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराने का वक्त आएगा तो इस मामले पे आपको इलेक्शन कमीशन एक क्लैरिटी दे देगा। वो अभी से कह रहे हैं कि आप बेशक भले दरख्वास्त लेके जाइएगा कि ये शख्स तो ताहयात नाअहल है, तो फिर आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताएंगे कि क्या उनकी नाअहली 5 साल के लिए थी या ताहयात थी। तो नए कानून के तहत उनकी नाअहली का मामला भी एक तरह से निमट चुका है। तो रह गया मामला पीपल्स पार्टी का। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को यही परेशानी है कि अब वो किसी के लाडले हो चुके हैं, उनका इंतखाब हो चुका है। एक तो पीपल्स पार्टी के कैंप्स में अब वो इस्तदराब आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा जो अब उन्होंने एंटाई मुस्लिम लीग नून स्टांस लिया है, क्योंकि 16 माह की हुकूमत में तो एक अपने आप को कहता था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर है, दूसरा उनसे कहता था कि मेरे वज़ीर ख़ारजा है, लेकिन आज वो दोबारा उसी दोहराए पे जा खड़े हुए एक दूसरे के खिलाफ वो इल्ज़ामात की बारिश कर रहे हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी पुरानी जमात है, उनका ख्याल ये है कि क्योंकि इस मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे कि जिनके अंदर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक गुस्सा पाया जाता है, तो क्यों ना उनकी हमदर्दियाँ समेटने के लिए मुस्लिम लीग नून को हद पे तनकीद बनाया जाए और ये साबित किया जाए कि शायद दोबारा ये भी उसी घोड़े पे सवार होकर आना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनकी स्ट्रेटजी के पीछे ये नुक्ता कार फरमा है। कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? इसको नूरा कुश्ती कहेंगे जो ये स्ट्रैटेजिकली एक्सप्लेन किया शराजी साहब ने, इसको इस तरह से देखेंगे या ज़ाहिर है अब अपनी अपनी दौड़ है, अपनी अपनी सियासत है,
और वो इसी तरह ही होनी थी, अंडरस्टूड था। उस वक्त का वो तकाजा था, आज का ये तकाजा है। जी अरसलान साहब, मेरा ख्याल है कि हम बहुत जल्दी ये एनालिसिस कर लेते हैं। देखें जी, ये पहले तो दुश्मन थे, दोस्त थे, अब दुश्मन हो गए। ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। सियासतदान क्या करते हैं, पूरी दुनिया में सियासतदान, हर बंदे की अपनी पार्टी है, मंशूर है, अपने नज़रिए के लिए लड़ रहे हैं, जो भी उनका नज़रिया है। इमरान खान साहब जब चेयरमैन पीटीआई पावर में थे, तो वो उन्होंने इनको सबको क्योंकि क्लब कर दिया था, और फिर इन्होंने एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी लेके आए जो कामयाब हो गया। तो फिर वो अवाम के अंदर एक माहौल बन गया, जी देखें ये है ग्रुप, ये इकट्ठा है, ये इकट्ठा है, बाद में ये लहदा हो जाएंगे। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई खुद तो कोलिशन पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन दूसरे अगर कोलिशन पॉलिटिक्स करेंगे तो उसको वो कहेंगे जी कि ये गलत है, या अपने फॉलोअर्स को वो कहेंगे गलत है। बिल्कुल सही हो रहा है। हम तो चाहते हैं कि जितना ज्यादा सियासी जमातें आपस में कॉम्पीट करें उतना ही अच्छा है। ये पावर पॉलिटिक्स करें, ये असम्बली में जाएं, एक दूसरे के साथ इंगेज करें, एक डेमोक्रेटिक तरीके के साथ बिहेव करें, ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए उतना ही अच्छा है। ना कि ये कहना कि जी आज वो उससे ये कह रहा है लाहौर से वजीर आजम नहीं होगा, कहने दें। आपके तेलंगाना से वजीर आजम नहीं होगा, आपके सिंध से वजीर आजम नहीं होगा, आप भी पॉलिटिक्स कर लें। लेकिन फिर हमारे पास सारी बात है, मीडिया में खबरें कोई नहीं है। हमने ज्यादातर तो हमारा मीडिया कंज्यूम करता है डोमेस्टिक खबरें, ना हमें पता है खित्ते में क्या हो रहा है। आज इंडिया में एक ग्लोबल सेकंड समिट हो रही है, ग्लोबल साउथ की, सारी दुनिया इंडिया ने इनवाइट की है, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया। ये खबरें तो हमारे मीडिया में होती नहीं है। तो जाहिर बात है फिर एक एक लफ्ज, एक एक लीडर की खबर पकड़ के हम जो है वो मीडिया में कर रहे होते हैं। सो अगर हमारा मीडिया कोई बैलेंस रिपोर्टिंग करे, मेरा एक व्यू है, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, खित्ते के हवाले से, दुनिया के हवाले से भी खबरें दे, तो शायद हमें पास ज्यादा चीजें हों। लेकिन ये कह देना कि पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग को ऐसे कह रही है, और उस वक्त तो शहबाज शरीफ कहते थे कि मैं लंदन और सड़कों पे घुमाऊंगा, ये करूंगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। इसमें परेशान नहीं होना चाहिए और खुश होना चाहिए। और जितना वो ज्यादा ये इनका कंपटीशन होगा उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छा है। ये लड़ेंगे, हमें तो फायदा होगा, ताकि ये अवाम के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें। मैं जब चेयरमैन पीटीआई और तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई थी, तब हमें खुशी थी कि एक और जमात आई है जिसने स्टेटस को तोड़ा है, एक नई जमात है, लेकिन वो किसी और तरफ चल पड़े। तो वो जो हमारी ख्वाहिशात थी कि जमहूरियत मजबूत होगी, अदारे मजबूत होंगे, वो बीच में रह गई, और उन्होंने विक्टिमाइजेशन और चीजें शुरू कर दी। तो जितना ज्यादा सियासतदान आपस में कम्पीट करेंगे, अपने एजेंडे मैनिफेस्टो के ऊपर बात करेंगे, लोगों से इंगेज करेंगे, एक दूसरे को टफ टाइम देंगे, माजी की बातें याद कराएंगे, उतना ज़्यादा हमारे निज़ाम के लिए भी अच्छा है, लोगों के लिए भी अच्छा है। और लोगों को ये याद करवाने का मौका है कि जब वो वोट दें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के माजी के वादों को याद करें, और आज की उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको देख के वोट दें। सुहेल इकबाल भट्टी साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त का जो एक ये सियासी मंजरनामा बना हुआ है? आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ रहे हैं उस इलेक्शन के माहौल की तरफ, वो गर्मा गर्मी बढ़ रही है, उस तरह की कोई फिजा बनती नज़र आएगी? देखिए, अभी तक तो उसकी तैयारियां को थोड़ी सी हमें होती हुई दिखाई जरूर दे रही है, लेकिन जो मोमेंटम बनना चाहिए, अगर वो बना तो मेरे ख्याल में कोई 15 दिसंबर के बाद शायद थोड़ा सा उसमें कोई पीक के ऊपर जाए ये मामला। लेकिन गुजारिश ये है कि इस वक्त हम देखते हैं कि जो एक सिनेरियो डेवलप हो चुका है कि हर पार्टी चाहती है, उसकी कोशिश भी है, और हर उस पार्टी के रुकन की भी कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से रूलिंग पार्टी के साथ हों या खुद जाके रूल करें, प्राइम मिनिस्टर उनका हो। तो हर किसी की स्ट्रगल है। चलिए ठीक है, आप स्ट्रगल करें, अपने वोटर को कन्विंस करें, लेकिन उसके कन्विंस होने के बाद मेरा गुजारिश ये है कि जमहूरी निज़ाम के अंदर, जमहूरी सिस्टम के अंदर, जहाँ पर रूलिंग पार्टी का बरसे हुक्मरान जमात का रोल होता है मुल्क की तामीर और तरक्की, अवाम की फलाह बहबूद के हवाले से, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है, उससे कहीं बढ़कर रोल एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का भी होता है। लेकिन इस वक्त बदकिस्मती के साथ जो हम देखते हैं कि कल्चर बन चुके हैं, सब लोग चाहते हैं कि वो इक़्तिदार सिर्फ मिलना चाहिए, इक़्तिदार हासिल करके ही तो मुल्क को कौम की खिदमत कर सकते हैं। तो अगर कोई जमात उसको अवाम मुंतखब करते हैं और वो जाके गवर्नमेंट बनाने में कामयाब होते हैं, तो किसी को स्ट्रॉन्ग अपोजिशन भी करनी चाहिए। अपोजिशन में बैठकर हुकूमत को राह रास्त पे रखना, हुकूमत की जवाब तलबी करना, ये भी अवाम के बेहतरीन मफाद में है। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।